हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इसके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं बच्चों। आज हम इसके बारे में समझेंगे। उसके आगे जो हमने पार्ट फर्स्ट बनाया था, भौतिकी का जो पार्ट फर्स्ट हमने बनाया था, उसके अगला पार्ट है ये। अब इसको हम लोग देखेंगे आगे। उसके जस्ट आगे क्या है तो स्टूडेंट, उसके पहले हमने जो पढ़ा था भौतिक जगत के बारे में, या भौतिकी क्या है, साइंस क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भौतिकी को कितने पार्ट में बांटा गया है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। और जैसे हमने बताया था, भौतिकी की दूसरी परिभाषा द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य या द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ये आइंस्टाइन का जो समीकरण था E=mc², इसके आधार पर हमने समझा था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे उसके आगे कि जो भौतिकी के नियम की प्रकृति क्या होती है। कि जो भौतिकी है, ये तो हमने बताया है कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। हम उसका फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके अध्ययन करने के लिए एक नियम है और एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका है। उसी के आधार पे उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पार्ट। और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग हम अगर अपने कामों को सही ढंग से करने के लिए अगर इसका उपयोग हम लोग लगाएं तो वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। प्रकृति के अंतर्गत वैज्ञानिक नियम की प्रकृति के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि आता है, और वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण हैं और उस चरणों में वो विभाजित हुआ है। वो चरण कितने हैं? 5 हैं। उस चरणों को हम लोग देखते हैं, इसको हम समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम इसमें समझाएंगे और बताएंगे कैसे। पहला है, देखिए, वैज्ञानिक विधि एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित विधि होती है। वैज्ञानिक विधि एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित विधि होती है, जिसके द्वारा कोई भी नया आविष्कार किया जाता है। तो इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। प्रयोग के आधार पर जिसकी आवश्यकता होती है उन सभी चीजों की आविष्कार किया जाता है, तो उसको इसी प्रकार से किया जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी में आज हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल हो गया, मोबाइल के बढ़ते चरण है। तो टीवी हो गया, तो टीवी पहले हमारे पास वैक्यूम वाली टीवी आती थी, अब एलईडी टीवी आने लगी है ना, अब स्क्रीन टच एंड्रॉइड टीवी आने लगी है। तो ये उपयोग के आधार पे हम इसको और प्रयोग के आधार पे, आवश्यकता के आधार पे इसको किस प्रकार से बनाएं कि ये हम लोगों को सरल से सरल बनती जाए, ये होता है आपका वैज्ञानिक विधि। तो वो उसको बनाने का तरीका किसी भी कोई भी वैज्ञानिक अगर किसी भी वस्तु का निर्माण करता है तो इन्हीं नियमों के आधार पे करता है। हम भी इस नियम का पालन अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम इन्हीं नियमों का अगर पालन करेंगे तो हमारे सारे काम और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से होता है। देखिए मित्रों, आगे वैज्ञानिक विधि के वो चरण ये निम्न है। पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण का हमने 60 सब अपने शब्दों में लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इसको समझिए, क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते किसको है? किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या के से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। समझिएगा बात। दूसरा, फिर अगर ये आंकड़ा एकत्रित किया गया, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिमोट है, इस रिमोट का आविष्कार किया गया, तो इस रिमोट को पहले इसके आंकड़े इकट्ठा किए गए। आंकड़े मतलब इसके बटन और इसकी साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए और इस रिमोट को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, उसके आंकड़े एकत्रित किए गए। और इसी आंकड़ों को बोलते हैं हम लोग क्रमबद्ध प्रेक्षण। मतलब कि हम क्रमबद्ध तरीके से सारी उपकरणों को हमने इकट्ठा कर लिया। बात समझिएगा, हमको निर्माण करना है एक रिमोट का। दूसरी चीज, जब ये क्रमबद्ध प्रेक्षण एकत्रित हम कर लिए, इसके पश्चात ये जो प्राप्त आंकड़े हुए जो हमने एकत्रित किया, इस प्राप्त आंकड़े की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। याद रखिएगा,
इस प्राप्त आंकड़ा जो भी हमको मिला बनाने के लिए, इसके लिए एक नियम बनाया जाता है, कार्यकारी नियम, जो कि कार्य कर सके। इस नियम पे इसको हम बना रहे हैं, इस नियम के आधार पे इसको हम बनाएंगे कि किस नियम पे, परावर्तन के नियम पे काम करेगा या अपवर्तन के नियम पे काम करेगा, उसको बोलते हैं कि ये परिकल्पना है। परिकल्पना किया जाता है मतलब एक शेड्यूल समझिए, पहले आंकड़े बनाए और दिमाग में उसका आंकड़े बना के उसको क्या किया गया कि एक रिमोट बनाना है। परिकल्पना में उसको नियम, किस नियम पे काम करेगा उसके लिए बनाया गया है। थर्ड नंबर में आया, अब ये जब हो गया, उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर, ये जो हमने परिकल्पना दिया, परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और जिनसे कुछ भविष्यवाणी किया जाता है और प्रयोग किया जाता है कि क्या ये जो परिकल्पना निकाला गया ये क्या सही है, उसका प्रयोग किया जाएगा और भविष्यवाणी किया जाएगा कि इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, भविष्यवाणी एवं नए नए प्रयोग करके इसका सत्यापन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जब इसका भविष्यवाणी हो गया, परिकल्पना का परीक्षण किए, जैसे कि हमने परिकल्पना बनाया कि ये ऐसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस नियम पे काम करेगा, इसके बाद इसको हम लोग परीक्षण करेंगे तो उसी को बोलते हैं कि परिकल्पना का परीक्षण। याद रखिएगा, परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, मतलब कि जो परिकल्पना आपने लिया ये परिकल्पना क्या सही है या गलत, इसके लिए कई सारे प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद यहां तक पहुंचते हैं। अब जैसे ये प्रयोग सही पाया जाता है, यदि ये भविष्यवाणी सही हुई और नए नए प्रयोग के द्वारा जो परिकल्पना लिया गया उसका सत्यापन अगर हो जाता है तो हम सिद्धांत देंगे और उसे बोलते हैं सिद्धांत की स्थापना। मतलब कि जो भविष्यवाणी इसमें कर रहे हैं कि ये ऐसे काम करेगा, यहाँ हमने प्रेस किया वहां बदल जाएगा, इतने डिस्टेंस पे काम करेगा, उसका प्रयोग करके देखा गया, अगर वो सत्य पाया जाता है तो क्या किया जाएगा कि उसके लिए एक सिद्धांत बना दिया जाएगा। अब देखिए सिद्धांत क्या होता है, यदि भविष्यवाणी का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है, यानी कि जो भविष्यवाणी किया गया इसके पक्ष में वो अगर सत्य पाया जाता है तब सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधित करके या बिल्कुल नई परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अगर तनिक भी इस परिकल्पना का परीक्षण किया गया, अगर परिकल्पना के परीक्षण में ये लागू नहीं होता है, अगर उस नियम का पालन नहीं करता है तो सिद्धांत नहीं देंगे, इसको पुनः संशोधित करने के लिए भेजेंगे, परिकल्पना को पुनः संशोधित करने के लिए भेजेंगे या बिल्कुल नए सिरे से परिकल्पना बनाने के लिए बताएंगे कि आप ये बिल्कुल सही नहीं है, आप नए सिरे से परिकल्पना बनाएं। ठीक इसी प्रकार से अब लास्ट स्टेज आता है नियम की स्थापना। यदि ये भविष्यवाणी सही पाई गई, सब कुछ सही है, तो इसको सभी घटनाओं पर आधारित एक नियम बनाया जाता है। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियम क्यों बनाया जाता है, जैसे कि हमने बताया था कूलाम का नियम है गति के संबंधित, तो वो नियम शाश्वत है, वो हमेशा है, वो कहीं नहीं बदलता है, तो उस नियम पर आधारित उपकरण होना चाहिए। यानी कि ये नियम बनाया जाता है लास्ट में जब सारी घटनाओं का परीक्षण हो जाता है। देखिए, यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं और परीक्षणों के लिए सत्य है तो इसे नियम रूप दे दिया जाता है। जब नियम रूप दे दिया गया तो यानी कि ये इस नियम के आधार पे काम करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है बात? यानी कि आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ पूरी तरीके से। ये तो हमने रिमोट के बारे में बता दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग मोटरसाइकिल की बात करें, किसी की भी बात करें, मोटरसाइकिल में किसकी बात करें, हीरो होंडा या स्प्लेंडर की बात करें, तो उसमें उसकी जो साइज है उसके आंकड़े इकट्ठा करे जाते हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध परीक्षण में क्या किया जाएगा, क्रमबद्ध परीक्षण में क्या किया जाएगा, उसके आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। दूसरे में क्या किया जाएगा, आंकड़े जो भी इकट्ठा किए हैं उसको उसके संबंधित ये देखा जाएगा कि ये परिकल्पना क्या सही परिकल्पना बनाया जाएगा, ये सही है कि नहीं, किस नियम पे काम करेगा। अगर इस पर ये परिकल्पना का पुनः परीक्षण के लिए भेजेंगे, वो परीक्षण अगर पूरी तरीके से लागू होता है तो हम इसको सिद्धांत देंगे। अगर ये परिकल्पना या भविष्यवाणी जो भी हमने की है प्रयोग के द्वारा असफल या कुछ कमी पाई जाती है तो उसको पुनः परिकल्पना बनाने के लिए बोलेंगे, या सही पाया गया तो उसको हम नियम दे देंगे, ये इस नियम पे काम करेगा, गति के नियम के आधार पे काम करेगा। ये सारी चीजें हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया। कई सारे उपग्रह हो गया, आपके सैटेलाइट हो गए, सारे चीजें इसी नियम पे काम करते हैं और वैज्ञानिक जो होते हैं इन्हीं पांचों नियम का पालन
करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। आप इसको समझ गया, ये नियम हर एक वस्तु पे लागू होगी। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें 1 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे कि हम आपको बता सकें आगे। है, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि प्रौद्योगिकी जो है भौतिकी का प्रौद्योगिकी में संबंध। जैसे कि हमने बताया है आपको कि भौतिकी का जो भौतिकी है वो प्रकृति से ही उसका निर्माण हुआ है। तो उसी के संबंध में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो भौतिकी है उसका प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में क्या संबंध है। तो आप इसमें सीधा सीधा बता सकते हैं कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। जैसे कि टेक्नोलॉजी मतलब क्या, औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से या भौतिकी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे सिंपल एक उदाहरण के रूप में आप समझते हैं कि हमारा समाज जो है, समाज के प्रौद्योगिकी विकास में भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यंत्रीकरण से, यंत्रीकरण मतलब होता है यंत्रीकरण मतलब कि यंत्र का निर्माण करना। तो यंत्र का निर्माण कौन करता है, फिजिक्स भौतिकी के द्वारा ही तो अनुसंधान होता है। तो हमारे समाज में जो भौतिकी है, भौतिकी का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो है यंत्रीकरण में। यंत्रीकरण करने के कारण जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं या ज्यादा सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। किसके द्वारा, यंत्रीकरण के द्वारा। जैसे अगर आप लोग किसान के क्षेत्र में देखें, किसानी क्षेत्र में देखें, फार्मर जो भी है पहले क्या करते थे कि फरसा वगैरह से खेत को कोड़ते थे। तो एक खेत कोड़ने में उन लोगों को कम से कम बहुत टाइम लग जाते थे। फिर यंत्रीकरण किया गया, हल आया, हल के बाद क्या आया, ट्रैक्टर आया। अब तो ऐसे ऐसे ट्रैक्टर या उपकरण आ गए हैं कि ट्रैक्टर जुताई भी करेगा और उसके साथ वहां से घास भी हटा देगा और उसमें बुआई भी कर देगा। तो एक साथ इतने सारे आविष्कार हुए। तो उसके कारण क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में कई सारे उपयोग है किसका, भौतिकी का। इसी प्रकार से तो हमने एक क्षेत्र बताया, कई सारी व्यवस्थाएं किया। जैसे कि मान लो ऊर्जा रूपांतरण के अध्ययन में हम देख लेते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के अध्ययन में, ऊर्जा रूपांतरण मतलब कि जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा, जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया उन्होंने, टरबाइन लगा दिया। टरबाइन किसने बनाया, भौतिकी ने। तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने का कितना आसान तरीका हो गया। नाभिकीय ऊर्जा से हम लोगों ने विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए। इस टाइप से कई सारे, दूरदर्शन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, सिनेमा प्रक्षेपी हो गया, ये कई सारे उपयोग हमने भौतिकी ने किया है, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ावा मिला है। इस प्रकार भौतिकी का प्रौद्योगिकी में बहुत ही क्षेत्र है। इसमें चाहे तो आप एक निबंध लिख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से भौतिकी का जो है भौतिक विज्ञान है, इसका अन्य शाखाओं में संबंध भी हम देखते हैं। जैसे कि भौतिकी तीसरा नंबर क्या है, भौतिकी का गणित में संबंध हम देख लेते हैं। गणित में संबंध, तो भौतिकी गणित में संबंध देखिए, भौतिकी गणित में संबंध है। भौतिक जो गणित है, बिना गणित का भौतिकी को समझ पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से हमको किसी भाषा को, किसी सब्जेक्ट के जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, एक भाषा, एक लैंग्वेज की जरूरत है। उसी प्रकार से अगर हमको भौतिकी को समझना है तो हमें गणित को समझना अनिवार्य है। यानी कि हम कह सकते हैं जो गणित है वो भौतिकी की भाषा है। गणित क्या है, भौतिकी की भाषा है। अभी कई सारे नवीन आविष्कार ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि हम कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो हम किसी भी वस्तुओं का या ऐसे कई सारे
वस्तुओं का और उपकरणों का आविष्कार हम नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन हमको जरूरी है। यानी कि गणित जो है भौतिकी की भाषा है, गणित के बिना भौतिकी को समझ पाना असंभव है। ठीक है, ये आप लिखेंगे किसमें, गणित का भौतिकी के में संबंध। अब रसायन विज्ञान तथा भौतिकी में संबंध क्या लिखेंगे दोस्तों, बताइए। रसायन विज्ञान का भौतिकी में संबंध क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। रसायन विज्ञान व भौतिकी में संबंध। रसायन विज्ञान और भौतिकी में संबंध क्या होगा, आप सोचिए। रसायन विज्ञान और भौतिकी में संबंध कैसे होगा। देखिए, रसायन विज्ञान मतलब क्या, जो केमिकल होता है। केमिकल मतलब दवाओं के बनाने के लिए, दवा कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, कितनी क्वांटिटी में उसको मिलाना है, कैसा उपकरण होना चाहिए दवा को मिलाने के लिए, ये सारी चीजें किसका, भौतिकी के द्वारा ही संभव है। ये सारी चीजें हैं। और यक्ष किरणें हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान हम लोग यक्ष किरणों को पढ़ते हैं, तो यक्ष किरणें किस प्रकार से चलती हैं, उसमें विवर्तन घटना होती है, परावर्तन घटना होती है। तो जो विवर्तन और परावर्तन घटनाएं होती हैं वो सारे भौतिकी के अंतर्गत ही आता है। बिना भौतिकी विज्ञान का रसायन विज्ञान को समझने में बहुत हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा छात्रों। ठीक है, तो भौतिकी का रसायन विज्ञान में भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान है। जैसे यक्ष किरणें हैं, यक्ष किरणों की सहायता से जहाँ टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाया जाता था, यक्ष किरण चलने का, किरण कैसे चलता है, कैसे चलता है, वो किस नियम का पालन करता है, भौतिकी बताता है। और वहीं इसी यक्ष किरणों से कैंसर जैसे भयावह बीमारी को भी इलाज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जीव विज्ञान में भी आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान में भौतिकी, जीव विज्ञान व भौतिकी, जीव विज्ञान व भौतिकी में संबंध, इसको कैसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है, जीव विज्ञान में हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का हम छोटा सा बताते हैं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे और लिख भी सकते हैं अच्छे से। जीव विज्ञान में हम एक छोटे छोटे जीवों का, बड़े बड़े जीवों का, हर एक चीज का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान में अगर हम लोग सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और इसी की सहायता से हम इनको देख सकते हैं। और जो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसका आविष्कार भौतिकी है। भौतिकी के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जिससे कि हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। जब तक हम सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, किस प्रकार से काम करता है, तो किस प्रकार हम कैसे समझ पाएंगे कि जीव विज्ञान जो हमारे छोटे छोटे कण है उसके बारे में कैसे अध्ययन कर पाएंगे। यानी कि अब तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, जैसे सिटी स्कैन हो गया। सिटी स्कैन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है भाई, हमारे शरीर की बीमारियों को पता लगाने के लिए। एक्सरे का भी इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे तो इसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भौतिकी है, भौतिकी के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। सिटी स्कैन विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा वो सब काम करता है। इसीलिए सिटी स्कैन जब करवाने जाते हैं तो सारे धातु के पदार्थ वहां से निकल, क्योंकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वहां पे होता है। अगर हम धातु की चीजें पहन के जाएंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा और हमको क्षति पहुंच सकती है। जैसे लोहे की टेबल वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे लेके नहीं जाते, क्योंकि उसको जैसे ही चालू किया जाता है तो उसमें कई सारे विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, बहुत प्रबल होता है, उसको आप निकाल नहीं सकते, इतना प्रबल होता है। तो धातु की चीजें या इन सब चीजों को वहां पे अलाउ नहीं रहता है। वो सुदूर अलग कमरे में बनाया जाता है, उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, वहां पे ऐसे ही नहीं जाएगा। शरीर की में कोई भी धातु का पदार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे किसी हड्डियों में ऑपरेशन करके नट वगैरह लगा देते हैं, बोल्ट अंदर डाल देते हैं स्टील वगैरह का, उसका भी सिटी स्कैन कर पाने में बहुत मुश्किल होता है और उसका सिटी स्कैन करने के लिए बहुत दिक्कत होने लगती है। इसीलिए ऐसे पदार्थों को वहां पे ऑपरेशन करके लगाया जाता है जो भी चुंबकीय पदार्थ न हो, जो कि उस पर प्रभाव न डाल पाए। ठीक है, इसीलिए ऐसे धातु बहुत महंगे भी आते हैं। ठीक है छात्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा जीव विज्ञान का भौतिकी में संबंध, ये चीजें हैं। और भौतिकी का एक और विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि भौतिकी का समाज में क्या संबंध है, भौतिकी का समाज में क्या संबंध है। आप कैसे बताएंगे उसको, बताइए। देखिए भौतिकी का समाज में क्या संबंध है, हम आपको एक सिंपल समझा रहे हैं कि प्राचीन काल में जब महाभारत युद्ध हुआ करता था तो उस टाइम पे एक संजय थे, वो धृतराष्ट्र जो थे, जो उनको वो वहां पे जाके उनको एक दिव्य दृष्टि से देखते थे, दिव्य दृष्टि से युद्ध देखते थे एकदम, और उसको वो बताते थे क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। तो वो सारी चीजें अब वैज्ञानिक ने ऐसा कर दिखाया है कि एक जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन के माध्यम से हम 7 समुद्र पार अमेरिका का या दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में, धरती के अंदर कौन सी घटनाएं घट रही हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। ये सारे चीजें किसके द्वारा संभव हो पाई, भौतिकी के द्वारा, जो हमारे जीवन को सुगम बनाया। मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, जो भी आप अगर देखें तो वो सारी चीजें जो मानव की सुविधा, जो मानव की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे कि हमारा जीवन और सरल हो गया है। आप देखें परिवहन के क्षेत्र में, देखिए पहले साइकिल था, साइकिल भी नहीं था, लकड़ी की बैलगाड़ियां थी, साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, इसके बाद मोटरसाइकिल कई सारे प्रकार आए, बस, कार, कई सारे आए, ट्रेनें आई, हवाई जहाज से लेके कितना परिवहन का, हवाई जहाज के माध्यम से तो हम एक दिन में सारी दुनिया हम आराम से कवर कर सकते हैं। इस टाइप से है। अगर यहाँ हम लंच कर रहे हैं, इंग्लैंड में लंच करेंगे तो रात्रि का भोजन अमेरिका में कर सकते हैं। इतना बड़ा परिवहन का जो माध्यम है, सब भौतिकी के द्वारा ये संभव हो पाया है। तो इसी प्रकार से आप किसान, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, और कई सारे क्षेत्रों में आप जो कि समाज में उसका उस भौतिकी का जो समाज में संबंध है या समाज के लिए उसका क्या योगदान है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं भौतिकी के संबंध में। भौतिकी का ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो था भौतिक जगत, ये टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भौतिकी है, भौतिकी जो है ये प्राचीन भारतीय भौतिकी अगर हम बोले तो प्राचीन में जो था, जैसे कि ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ, इसमें भी भौतिकी का, वहां से भी भौतिकी के नियम निकल गया है। यानी कि उस टाइम पे भी भौतिकी को लोग जानते थे। जैसे कि एक देखिए ऋग्वेद जैसे ग्रंथ में मिलता है, पहला मिलता है अग्नि अक्षय और अमर है। ये किसमें लिखा है, ऋग्वेद में मिला है। इसका मतलब क्या है, अग्नि अक्षय और अमर है। अग्नि यानी कि ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा, इसी के आधार पे ऊर्जा संरक्षण का नियम बनाया गया है, इसी से निकल के आया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमें मिला कब था, भौतिकी में, ऋग्वेद में ही। इसी प्रकार से दो पत्थरों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, दो पत्थरों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। इससे क्या पता चलता है कि घर्षण करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा निकलता है। इससे घर्षण से उष्मा की व्याख्या किया जा सका है। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से शुद्ध सूर्य जो होता है, सूर्य में 7 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। इसी के द्वारा तो हम लोग अभी प्रकाश के 7 रंगों को मिल के बना है, इसको हमने प्रूफ किया है, जाना है, जिसे पहचानी है पिनाला, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ सदैव अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, प्रत्येक पदार्थ सदैव अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन होता है और प्रूफ होता है। जैसे कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पदार्थों को भारी या छोटे कणों की तरफ खींचती है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन ने बनाया इसको भी, लेकिन ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे ऐसे वैज्ञानिक थे। मतलब विज्ञान का जो है ये कई सारा चीज हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, इसीलिए विज्ञान को प्रकृति माना गया है। प्रकृति से संबंधित सारी ज्ञान होती है, जो क्या होता है वो विज्ञान होता है। ठीक है छात्रों, ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप लोग एक काम करेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक और इनके आविष्कार, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। भारतीय वैज्ञानिक को स्पेशल आप ध्यान देंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से वैज्ञानिक थे। जैसे कि हम बता दे रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या किया था, जिसके वजह से जिनके आविष्कार के लिए इनको नोबेल प्राइज भी क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। होमी जहांगीर भाभा
कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किए थे। मेघनाथ साहा खगोल शास्त्र और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन किए थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, विक्रम साराभाई जो है हमारा जो अनुसंधान केंद्र है वो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है कि नहीं है, उसी इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। एस चंद्रशेखर तारों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन किया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने। एस एन बोस, सुभाष एस एन बोस, इन्होंने किया था सांख्यिकी का विकास किया था। जगदीश चंद्र बोस ने किया था लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन किया था। और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, इनके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारी चीजें इन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने तो मिसाइल मैन, मिसाइल का आविष्कार किया था उन्होंने। और एक है अब्दुल कलाम, केवल अब्दुल कलाम दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण का संबंध बताया था कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे हमारे वैज्ञानिक हैं जो विदेशी, जैसे न्यूटन है, गैलीलियो है, फैराडे है, आइंस्टाइन है, जो यहाँ के नहीं है, फॉरेन है, विदेश के हैं। तो इनके बारे में आप जो प्रचलित वैज्ञानिक हैं, इन सारी चीजों के आपको नाम और उनका आविष्कार पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है ना। तो भौतिक जगत बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही है भौतिकी और फिजिक्स। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हमको आप बताएंगे, उसका हम सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।